नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। इस वक्त एक खबर आ रही है, बड़ी खबर के पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट से एक झटका लगा है, कानूनी झटका, क्योंकि उन पर हत्या का मामला है और इस हत्या के मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन रोहिणी कोर्ट ने इस अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस मायने में पहलवान सुशील कुमार के लिए ये एक झटका है और दिल्ली पुलिस जो है वो सुशील कुमार की तलाश में जुटी हुई है। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं सुशील कुमार, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है और उन पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अब आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, कोर्ट ने किस बिना पर ये जमानत याचिका खारिज किया है, तो इसकी विस्तार बताइए हमें। और ये मामला जो इनके ऊपर हत्या का मामला है, ये कब का है जिसमें इनकी तलाश चल रही है? जी देखिए, कोर्ट का आदेश अभी नगमा आया नहीं है पूरा। अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि इसकी अग्रिम जमानत डिसमिस कर दी गई है, लेकिन लिहाजा क्योंकि डिसमिस कर दी गई हैं तो 2 ही चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो दलीलें सुशील कुमार की तरफ से दी गई थी कि जो हत्या का उन पर आरोप है वो पुलिस ने दुर्भावनापूर्वक गलत तरीके से लगाया, पब्लिसिटी स्टंट है, उनकी छवि को खराब करने के लिए लगाया है। कोई भी सबूत नहीं है उनके खिलाफ जो ये साबित करता हो कि वो हत्या में शामिल थे, ना उनकी कोई इंटेंशन ऐसी थी। लेकिन साथ में ये भी नगमा कहा था उन्होंने कि वो एक अवार्डी रेसलर हैं जिनको ओलंपिक अवार्ड भी मिले हैं, 2 अवार्ड उन्होंने लिए हैं। इसके अलावा वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी पा चुके हैं, वो अर्जुन अवार्डी भी हैं। और ऐसे में और जो जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई है, वो हिस्ट्री सीटर था। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरी घटना है उसमें उनको अंतरिम राहत देनी चाहिए, अग्रिम जमानत देनी चाहिए, ये उनका कहना था कि वो हर तरीके से पुलिस को जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन अभी ये फैसला आया है और खारिज कर दी गई है। जाहिर है हत्या का मामला है और नगमा ये 5 मई का मामला है, जब एक छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली में एक हत्या हो गई थी। सागर पहलवान की हत्या कर दी गई थी, कोई 2 लोग घायल भी हुए थे उसके साथ ही। और आरोप ये था कि सुशील पहलवान जो हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते उन्होंने अपने साथियों के साथ इसे अंजाम दिया है। पुलिस का दावा है कि उसके पास एक वीडियो भी है जिसमें सुशील खुद डंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसके अलावा चश्मदीदों के बयान भी हैं जो ये साबित करते हैं कि सुशील इस हत्या में शामिल थे। और उनके पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उनको कस्टडी में लेकर उनको गिरफ्तार करने के बाद ही पुलिस आगे बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा कि उन्हें नाज है सुशील के ऊपर, देश का गौरव उन्होंने ऊंचा किया था, लेकिन क्योंकि ऐसा हत्या का मामला है और ऐसे में पुलिस को आगे जांच करनी होगी और इसलिए उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है। तो फिलहाल सुशील पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 1 लाख रुपए का उन पर इनाम है, एनपीडब्ल्यू जारी हो चुका है, लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल राहत सुशील जिस तलाश में आए थे वो राहत फिलहाल नहीं मिली है निचली अदालत से। जाहिर है कि अब उसके पास विकल्प है हाई कोर्ट जाने का और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का। जी, तो फिलहाल जो रोहिणी कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत याचिका को ठुकरा दिया है, तो इनके पास यहाँ पर इनके लिए एक झटका जरूर है। और जैसा आशीष बता रहे हैं कि आगे जाहिर सी बात है कि इनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो विकल्प है वो बचा है, लेकिन अभी उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दी गई है, लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस उनकी तलाश में है और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। और ये मामला जो है वो इसी 5 मई का है। छत्रसाल स्टेडियम जो है दिल्ली में, वहां पर एक हत्या हुई थी पहलवान की, जिसमें आरोप है कि पहलवान सुशील कुमार भी शामिल थे। और बात कोरोना की, पटना हाईकोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौतों के अलग अलग आंकड़े बताने पर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल वहां पर मुख्य सचिव जो हैं, उन्होंने जो हलफनामा दिया वो पटना प्रखंड आयुक्त के हलफनामे से बिल्कुल अलग है। दोनों में मौत का अंतर जो है वो काफी ज्यादा है। मुख्य सचिव के हलफनामे में बताया गया कि मार्च से अब तक बक्सर में सिर्फ 8 मौतें हुई हैं, लेकिन प्रखंड आयुक्त के दफ्तर के हलफनामे में बताया गया कि 5 मई से 14 मई के बीच चारधाम घाट पर 789 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। तो ये देखिए कि फासला कितना ज्यादा है, कहाँ पे 8 मौतें और कहाँ 789। तो 789 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, ऐसा भी आंकड़ा है। अब जजों ने मुख्य स्वास्थ्य सचिव से 2 दिन में सारे तथ्यों के साथ नई रिपोर्ट रखने को कहा है। हाल ही में बक्सर में 70 से ज्यादा शव तैरते मिले हैं नदी में,
जिनका पोस्टमार्टम कराया गया और जिनका डीएनए सुरक्षित रखा गया है। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ रहे हैं, नेशनल एडिटर न्यूज। मनीष, ये जो फासला है मौतों के आंकड़ों में वो बहुत ज्यादा है और जाहिर है कि कहीं कुछ लीपापोती हो रही, कुछ छुपाया जा रहा है। अब इसके ऊपर सख्ती है कोर्ट की तरफ से और इस बीच में लगातार नदियों में शव जो हैं तैरते हुए वो मिल रहे हैं। इस मामले पर काफी सख्ती दिखाई गई है, इसके क्या विस्तार हैं और अब आगे क्या इस पर एक समय सीमा में नई रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है? देखिए नगमा, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में 779 शव के बारे में कहा था कि उनकी अंत्येष्टि हुई है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो 7 मौतें ही जो मुख्य सचिव ने अपने कोविड वाली अपने रिपोर्ट में बताया था कि कोविड से मात्र 7 लोगों की मौत हुई है। अब जानकारी मिल रही है कि 1 मार्च से 13 मई तक बक्सर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 93 मौतों की जो है आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है, जो सरकार के वेबसाइट पे भी है। तो ये लगता है कि मुख्य सचिव को कहीं ना कहीं किसी ने गलत जानकारी दी या गलत एफिडेविट पे उनसे साइन लिया गया, जिसके कारण ये पूरे भ्रम की स्थिति है। दूसरी बात यह है कि बक्सर का जो वो मोक्ष धाम है जहां पर लोग अंत्येष्टि के लिए आते हैं, वहां पर बक्सर के अलावा और भी कई जिलों से आते हैं नगमा। लेकिन उसके जो वहां पर अधिकारी हैं या जो वहां पंडित हैं, उनका कहना है कि अप्रैल और मई के महीने में हर दिन 200 से अधिक अंत्येष्टि हुई। हालांकि इसमें सारे लोग जो जिनकी मौत हुई वो कोविड से नहीं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, ये काफी एबनॉर्मल था क्योंकि अमूमन वहां पर 30 से 40 शव ही हर दिन जो है अंत्येष्टि के लिए आते रहे हैं। नगमा, तो मनीष, भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने इस तरह की रिपोर्ट्स भेजी हैं कई बार, जहां पर आंकड़ों में बहुत फासला है। जो आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सारी मौतें जो हैं वो कोरोना से हुई, लेकिन क्या कोरोना से मरने वालों की अंत्येष्टि अलग जगह पर नहीं होती है? उनके आंकड़े अलग अक्सर होते हैं। निश्चित रूप से जो कोरोना से मौत होती है उसका भी एक रजिस्टर होता है। हर जगह जहां पे भी शमशान घाट है वहां पे उस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। लेकिन लगता है कि सरकार के द्वारा इस तरीके की मौत के आंकड़े को दबाने की या छिपाने की एक तरह से कोशिश हुई है, जो बक्सर के मामले में उजागर हुई है। मैं आपको बता दूं कि अमूमन अगर आप हर जिले में जाएंगे तो आपको 10 से 20 गांव ऐसे मिलेंगे जहां पर 20 से अधिक लोगों की मौत हुई। लेकिन सरकारी आंकड़े में वो मौत का जो आंकड़ा है या जो मृतक लोग हैं जिनको कोविड से जिनकी मौत हुई या कोविड के लक्षण से मौत हुई है, वो कहीं भी वो सब रिफ्लेक्ट नहीं होता है। नगमा जी, तो यहाँ पर भी मनीष धन्यवाद आपका। यहाँ भी देखा जा रहा है कि अब कोर्ट जो है वो सक्रिय हुआ है और हाई कोर्ट ने एक फटकार लगाई है बिहार सरकार को और कहा है कि ये जो फासला है हलफनामे में, आखिर इस पर सवाल उठाए कि इतना ज्यादा अंतर क्यों है और नई रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि ये मौतों के आंकड़े में इतना ज्यादा अंतर क्यों है, क्योंकि मुख्य सचिव का हलफनामा जो है वो कुछ और बताता है, लेकिन प्रखंड आयुक्त का हलफनामा कुछ और आंकड़े बताता है, जहां पर आंकड़े काफी ज्यादा हैं। और बिहार में कोरोना से हाल बेहाल है, लेकिन अधिकारी अब भी कोरोना के मरीजों को देखने की बजाय चीफ मिनिस्टर की वाहवाही लूटने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बिहार में कोरोना को लेकर इंतजाम का सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से जायजा ले रहे हैं और इस बीच बिहार के हाजीपुर में सामुदायिक किचन केंद्र में बैनर पोस्टर से लेकर साफ सफाई तक के इंतजाम किए गए थे। लेकिन इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें अधिकारी खाना खाने वाले लोगों को समझाते दिखे कि उन्हें सीएम से क्या कहना है और क्या नहीं। बिहार का वीडियो है जहां पर चीफ मिनिस्टर मुआयना ले रहे हैं, वर्चुअल मुआयना कर रहे हैं, तो उससे पहले लोगों को समझाया जा रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। यहां गंगा में बहती लाशों को निकालकर अंतिम संस्कार के समय उस पर पेट्रोल छिड़क दिया गया जिससे वो जल्दी जल जाए। इतना ही नहीं, चिता पर लकड़ी के साथ साथ टायर रख दिए गए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने 5 सिपाहियों को सस्पेंड किया है और साथ ही पूरी घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। जो ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चिता पर लकड़ी के साथ साथ टायर रखा गया है। शव को जल्दी से जल्दी जलाने के लिए बीच बीच में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का जा रहा है। ये सब सिपाहियों की मौजूदगी में हो रहा है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण चिकित्सा सुविधा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब काफी सख्त टिप्पणी की है और ये कहा है कि यूपी के गांव में चिकित्सा सुविधा जो है वो राम भरोसे है। इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी के गांव, छोटे कस्बों में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति के बारे में टिप्पणी करते हुए ये कहती है कि यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल जर्जर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बहुत ही बदतर और नाजुक स्थिति में यहाँ की चिकित्सा सुविधा है। महामारी के दौरान ये चिकित्सा सुविधा और बिगड़ी है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक बुजुर्ग की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिकित्सा सुविधा पर ये टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश की ही एक और खबर है। कोरोना का कहर वैसे पूरे परिवारों को तबाह कर रहा है। मेरठ में 2 जुड़वा भाई 24 घंटे के अंदर अंदर चले गए। दोनों ही भाई 24 साल के थे। ये जुड़वा हैं। जब पैदा हुए थे तो उनकी पैदाइश में 5 मिनट का फर्क था। दोनों ने इंजीनियरिंग की, दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहे थे। जन्मदिन के 1 रोज बाद उन्हें कोरोना हुआ। 19 दिन के संघर्ष के बाद वो नहीं बच पाए। जोयफ्रेड 13 तारीख को चला गया और रोलफ्रेड ने 14 मई को आखिरी सांस ली। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने दोनों भाइयों को करीब से जानने वाले उनके पारिवारिक मित्र सुमित से बात की है। हम इस वक्त मेरठ में हैं, उत्तर प्रदेश का वो ज़िला जो कोरोना की मार से करा रहा है। हर रोज़ कुछ दर्दनाक कहानियां बाहर आती हैं। ऐसी एक दर्दनाक कहानी है मेरठ में जोफ्रेड और रोलफ्रेड की। ये दोनों भाई जुड़वा थे जिनकी मौत यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में हो गई कोविड से। साथ दोनों ने जन्म लिया था और साथ ही दोनों की मृत्यु हुई। पहले जोफ्रेड जो कि बड़ा भाई है उसकी मौत हुई, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उसके दूसरे भाई रोलफ्रेड की मौत हो गई। परिवार में पिता और माँ दोनों ही यहाँ के सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाते हैं। एक बड़ा भाई है और जिस दिन जोफ्रेड बड़े भाई की डेथ हुई उस दिन उसके सबसे बड़े भाई जो नेल्फ्रेड है उसका बर्थडे था। उसने बर्थडे विश किया फ़ोन पर, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनके दोस्त हैं। सर आपका नाम क्या है? सुमित नाम। सुमित, क्या हुआ था? एक्चुअली में ये काफ़ी टाइम से बीमार थे तो यहाँ नहीं थे, ये आनंद हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहाँ इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, पता नहीं क्या था क्या नहीं। कोविड हुआ था इनको घर में ही, पहले इनका घर में ही हो रहा था ट्रीटमेंट, सारा घर में ही कर रहे थे ये। उसके बाद इनको आनंद रेफ़र कर दिया था। आनंद में इनका ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ से ठीक होकर के नहीं आया। कभी इनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, दोनों को रखा जाता था, कभी एक हो रहा था। मतलब कोविड हुआ था, कोविड ठीक हो गया था इनका। 13 तारीख को जोफ्रेड जो बड़ा भाई था उसकी डेथ हुई है और उसी दिन इनके बड़े भाई नेल्फ्रेड का बर्थडे था। बर्थडे था उस दिन। यस। और अगले दूसरे के जो छोटा भाई था रोलफ्रेड, नेक्स्ट डे दोनों ही वेंटिलेटर पे थे। एक वेंटिलेटर पे था, एक नहीं था। आपने उनको देखा है छोटे से? बिल्कुल, बचपन से देखा है। हमारे संग तो यहाँ खेलते थे खूब, मतलब हम साइकिल चलाना यहीं सीखे हैं। वो बचपन से देखा, बहुत अच्छे थे और बाहर जॉब करते थे। बहुत अच्छा नेचर भी अच्छा था। सब फैमिली में सबका ही नेचर बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छे हैं। जब रोलफ्रेड जो छोटा भाई है उसकी जब मौत हुई तो आप थे यहाँ पर, आप कॉर्पस में लेके जो छोटे भाई की डेथ हुई अगले दिन तो उसमें हम लोग थे। उससे पहले जो बड़े वाले की हुई थी उस टाइम हम लोग नहीं थे। जो दूसरे वाले की हुई है तो जब हम लोग ही थे, हमने उसको एम्बुलेंस से उतारा, हम लोग ने अंदर लेके गए, फिर लेके भी गए, हम लोग नहीं किया था। कितना मुश्किल है परिवार के लिए इस समय 2 जवान बेटे? फैमिली से क्या बीत रही है उनकी फैमिली पे बहुत बताना मुश्किल है। फादर की तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, लेकिन उनकी मदर, जिनके 2 जवान बच्चे आते हैं वो माँ का क्या हाल होता है, लेकिन उनकी मदर बहुत अपने आप को बहुत पेशेंस रख रखा है अपने हस्बैंड की वजह से। 24 साल उम्र थी दोनों। 24 साल उम्र थी दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे? दोनों साथ में, दोनों ट्विंस थे। जो वो कपड़े पहनते थे वही वो कपड़े पहनते थे। दोनों तीनों ब्रदर में बहुत प्यार था, बहुत प्यार से रहते थे। बड़ा वाला ब्रदर भी अगर कुछ लाता होता था तो तीनों के लिए लाता था। ड्रेसेस भी दोनों भाई सेम पहनते थे। सेम पहनते थे। एक को कुछ होता था तो दूसरे को भी होता था। जोफ्रेड
गुड़गांव में एसेंचर में काम करता था और छोटा वाला जो रॉलफेड है वो हैदराबाद में। दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे यहाँ। यस। कोविड उनको कब हुआ था? अप्रैल एंड में हुआ था कोविड। और कितने दिन लगभग एडमिट रहे? तकरीबन ऐसे रहे हैं 12 से 15 दिन। 12-15 दिन काफ़ी रहे। काफ़ी टाइम आनंद हॉस्पिटल में एडमिट थे, काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम से एडमिट थे। तो सुमित जी बता रहे हैं कि किस तरीके से परिवार इतने सदमे में है कि वो लोग बात भी नहीं कर पा रहे। उनके घर के सामने खड़े हुए हैं जो जॉफ्रेड थे और वो काम करते थे गुड़गांव में एसेंचर में थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और जो रॉलफेड थे वो हैदराबाद में हुंडई में थे, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और दोनों ही यहीं पे थे मेरठ में पिछले 1 साल से काम कर रहे थे। लेकिन अब इस समय परिवार का बुरा हाल है। 24 साल के दोनों लड़के दोनों साथ में पैदा हुए और जब गए दुनिया छोड़ के तो वो भी साथ में गए। अब परिवार इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहा है, पर जो हालात हैं मेरठ के वो वाकई में ख़राब हैं। हर रोज़ कोई अपना भाई खो रहा है, कोई अपना बेटा, कोई अपनी माँ और कोई अपना बहन। मेरठ में सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कोरोना संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार का ध्यान शायद उद्घाटनों पर ज्यादा है और काम पर कम। रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बने अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन कर दिया, लेकिन मरीज अभी तक यहां भर्ती नहीं हो रहे। बताया जा रहा है कि अस्पताल शुरू होने में कुछ वक्त लगेगा, जबकि ट्विटर और अखबार में दिए गए प्रचार में यह अस्पताल शुरू हो चुका है। गुरुग्राम में तैयार हुए इस अस्थायी अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। कोरोना की इस आपदा में जब हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, तमाम सारे लोगों को ऑक्सीजन बेड, दवा और अस्पताल की किल्लत झेलनी पड़ी है, तब उस वक्त युद्ध स्तर पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। तमाम सारे जो लोग हैं वो काम कर भी रहे हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ताऊ देवीलाल ये स्टेडियम है ये पूरा, और इसके अंदर 100 बेड का एक अस्थायी जो हॉस्पिटल है ये यहाँ पर आधिकारिक तौर पर तो तैयार हो चुका है। रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं, लेकिन अंदर की अभी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या उद्घाटन होने के बाद ये अस्पताल शुरू हुआ है या सरकारें बहुत जल्दबाजी में रहती हैं हेडलाइन बनवाने के लिए, उद्घाटन की फ़ोटो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डालने के लिए। ये आपको दिखाते हैं, आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं कि क्या इसमें मरीज़ों की भर्ती हो रही है, क्योंकि रविवार को दोपहर को यहाँ का दौरा किया था इस अस्थायी हॉस्पिटल का और फीता काटते हुए उनकी तस्वीर भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर डाली थी। लाखों रुपए के विज्ञापन भी छपवाए गए थे। और लेकिन यहाँ ये अस्पताल आप देखिए कि ये अस्पताल में एक भी फ़िलहाल यहाँ मरीज़ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल काम चल रहा है और ऑक्सीजन के जो बेड हैं वो लगातार यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। 100 ऑक्सीजन के बेड का अस्थायी ये हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर मरीज़ों की भर्ती अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। तो आखिर क्यों सोशल मीडिया और अखबार के ज़रिए ये सूचना दी गई कि इसका उद्घाटन हो चुका है? इस मामले पर बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के समाज सेवक हैं हमारे साथ में, जो कि वकील भी हैं, तो अभय जैन जी हैं साथ में। अभय जैन जी से बात करते हैं। सर, जब यहाँ का उद्घाटन की बात आपने सुनी रविवार को, तो उसके बाद किस तरीके से आप लोगों का रिएक्शन रहा? क्या कोई मरीज़ आप लोगों ने यहाँ पर भेजा है, क्योंकि आप लोग खुद भी हॉस्पिटल एक रन कर रहे हैं अपने सहयोग से? हम लोग 20 बेड का एक छोटा सा हॉस्पिटल चला रहे हैं गुड़गांव शहर के बीच में, कोरस बैंक्वेट हॉल के अंदर। तो एक पेशेंट की हालत नाजुक हो गई थी, तो लगभग 9 बजे के आसपास हमने तय करा कि उस पेशेंट को किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र करना है। यहाँ ये सूचना दी गई थी कि हमारे को सरकारी स्तर पर बार बार कि ये 100 बेड का हॉस्पिटल है और जिसमें 80 बेड ऑक्सीजन के और 20 बेड वेंटिलेटर के होंगे। तो हमें ये उम्मीद जगी कि संडे को है, तो क्योंकि अभी नया खुला है तो हमारे पेशेंट को यहाँ जगह मिल जाएगी। जब हमने अपने एम्बुलेंस यहाँ पेशेंट को भेजा तो यहाँ उसको एडमिट नहीं किया गया और ये बताया गया कि अभी ये चालू नहीं हुआ है। तो उसके बाद जब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसके बाद हमने यहाँ से पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल में भेजा, क्योंकि ये उम्मीद थी कि अब थोड़ा पेशेंट कम आ रहे हैं, तो वहाँ भी एडमिट नहीं हुआ और अल्टीमेटली आधे घंटे पेशेंट को वहाँ सेक्टर 10 में वेट करके
अल्टीमेटली उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। ये हालत है गुड़गांव के सरकारी स्तर पर। तो निश्चित तौर पर अब युद्ध स्तर पर हर जगह पर अस्पताल बनाने चाहिए, जल्दी बनाने चाहिए, और जब अस्पताल बनकर तैयार हो जाए, मरीज़ों का दाखिला होने लगे, कृपया तभी आप अपना एडवर्टीज़मेंट और फ़ोटो छपवाइए अखबारों में, वरना इससे मरीज़ों के भीतर भ्रम पैदा होता है और उनका कहना है कि ये एक भद्दा मजाक उनके साथ में किया जाता है। गुरुग्राम से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी जब से गांव-गांव पहुंच गई है, उस वक्त ग्रेटर नोएडा के खंडेरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को एनडीटीवी ने दिखाया था, और उसके बाद अब आज दादरी के विधायक समेत सरकारी अमले ने महीनों से बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को ठीक कराने के लिए ये लोग यहां पे पहुंचे हैं। 2 डॉक्टरों की टीम कोरोना वायरस की जांच और टीकाकरण के लिए बिठाई गई है, लेकिन ग्रामीणों के गुस्से और मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद विधायक और प्रशासन ने इस अस्पताल की खोज खबर ली है। अब भी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने का काम दिखावटी ही चल रहा है, क्योंकि कोई भी स्थायी स्टाफ नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। अस्पताल में अब भी गंदगी के ढेर पड़े हैं। मुंबई में ताऊते तूफान का कहर चल रहा है। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। ओएनजीसी के लिए काम कर रहे 3 बार्ज हवा की रफ्तार से बहने लगे। बॉम्बे हाई में फंसे ओएनजीसी के 410 कर्मचारी, एक बार्ज में 273 और दूसरे में 137 लोग थे। अब तक 180 कर्मचारियों को सुरक्षित बचाया गया है। ताऊते तूफान ने जो कहर बरपाया है, उसका एक जो असर है हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुंबई के हाई में 4 बार जो कि फंस गए थे समंदर में, उसमें से P305 तो डूब गया, लेकिन घायल कंस्ट्रक्टर जो है वो फंसा हुआ है। उसमें 137 लोग थे, उनमें से जो लोग हैं उन्हें बचा कर लाया जा रहा है। और इसी तरह से जो राहत कार्य है वो लगातार चल रहा है। नौसेना से, कोस्ट गार्ड के से और बाकी दूसरी सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। और ये हम देख रहे हैं कि घायल कंस्ट्रक्टर जो कि 7 पार्टी में 20 नॉटिकल माइल समंदर में जहानों के पास फंसा हुआ है, उस पर 137 लोग वहाँ पर थे, और उनमें से कुछ लोगों को जो बचाया गया है उसे लेकर ये हेलीकॉप्टर आया है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी तैयार की गई है, रखी गई है। जैसे ही वहाँ से वो उतारा जाएगा, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा और उनका सही जो प्राथमिक उपचार है वो देने की जरूरत है। और ये नौसेना का हेलीकॉप्टर उतर चुका है। तो बड़ा एक हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो भी हुआ है वो एक ओएनजीसी पे खास करके सवाल उठाता है, क्योंकि सबको पता था, 11 मई से ही हाई अलर्ट कर दिया गया था कि ताऊते तूफान आने वाला है, तूफान की रफ्तार बहुत तेज़ होगी, समंदर में बहुत कहर वो बरपा सकता है। बार बार कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियां समंदर में चेतावनी दे रही थी मछुआरों को और बाकी लोगों को बंदर सुरक्षित ठिकानों पर जाने का, बंदरगाहों पर जाने के लिए कहा जा रहा था। जो मर्चेंट नेवी शिप थी और बाकी लोगों को भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ओएनजीसी ने बॉम्बे हाई में तेल खुदाई में लगे अपने लोगों को बाहर निकाला, सुरक्षित ठिकानों पर उन्हें समय रहते पहुंचाया। क्यों उसने कोताही बरती और उनको वहीं रहने दिया? नतीजा ये हुआ कि 4 बार जो कि समंदर के अंदर थे वो डूबने लगे, क्योंकि हवा की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जो एंकरेज था वो भी उनका टूट गया। P305 बार जिस पे 276 लोग थे वो तो पूरी तरह से डूब गया। उसमें से अभी तक तकरीबन 180 के करीब लोगों को बचाया जा सका है। घायल कंस्ट्रक्टर जो था वो भी एक चट्टानों में फंस गया और उसे भी उसमें से लोगों को बचाया गया। और उसी घायल कंस्ट्रक्टर में से हम देख रहे हैं कि ये जो बचकर आए हैं उस घायल कंस्ट्रक्टर पर काम करने वाले कर्मचारी, उनको उतारा जा रहा है इस नेवी के, नौसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए, और इन सभी को सुरक्षित निकाला गया है।
जिनकी जान अटकी हुई थी, क्योंकि समंदर कल जिस तरह से उफन रहा था ताउते तूफान के चलते लोगों की जान पर आई थी, लेकिन अब उनकी जान बचा ली गई है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। जिन लोगों को सुरक्षित लेकर आया गया है उन्हीं में से एक हैं रविंद्र सिंह, जिनसे बातचीत हमारे सहयोगी सुनील सिंह से बातचीत में उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। हम इस समय INS सिकरा पर हैं। सर, आपका नाम क्या है? रविंदर सिंह। रविंदर जी, बताइए कि जो वहाँ पर आप P305 बार्ज पर थे। 305 नहीं थे, 270 लगभग बार्ज पे आदमी थे। हाँ, बार्ज में 270 में थे। उसमें से एक आप भी थे। क्या हुआ था वहाँ पे? वो रफ हो गया, उसमें एंकर टूट गया, वो बोर्ड बेकाबू हो गया, किधर जाएगा मालूम नहीं है, तो उधर ही से वो हो गया। तो कैप्टन लोग भी कुछ कर नहीं पाया, भी क्या कर पाएगा वो, जब वो बेकाबू हो गया ना, तो उसमें आदमी इधर उधर को जहाज डूबने लगा। हाँ, जहाज डूबने लगा। कैसे? वो एक साइड को तो वो किधर लग गया, उसमें नीचे हो गया। फिर अभी पब्लिक तो है ना, 200 आदमी का वेट तो बढ़ेगा, उधर वैसे हो गए, वो पलटी मार। तो आप लोग को कूदना पड़ा मजबूरी में कूदना पड़ा। तो लाइफ जैकेट पहना था आप लोग? हाँ, लाइफ जैकेट पहना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पैर में भी चोट आई है। ये तो उधर लग गया नीचे। कूदा जब आपने कूदा? हाँ, कूदा उसके। तो आप कितनी देर तक पानी में रहे और कब कौन आया बचाने? वो इंडियन वाले का वो आया, चौपर आया। कितने घंटे में? वो तो आज सुबह मालूम ही नहीं, टाइम का कैसे मालूम पड़ेगा, टाइम का कोई आइडिया नहीं। कल कूदे थे शाम को 5 बजे के आसपास? हाँ, रात भर उधर ही रहा। रात भर वही पानी में रहे? हाँ। लेकिन जब मालूम था सबको पहले से कि तूफान आने वाला है, तो वहाँ से हटाया नहीं गया? वो क्या मालूम हटाए क्यों नहीं है। अभी वो 4-5 दिन से बोल रहे हैं कि रफ आने वाला है, हटाए नहीं वो हमको। आप लोग को भी पता था ना कि आने वाला है, समुद्र तूफान आने वाला है? वो लोग बात करते हैं, फुगरो कंपनी है, वो लोग बात करते हैं उधर रफ है। तो देखो बार्ज भी, वो हैवी बार्ज था, बड़ा बार्ज है, उसको क्या सोच के रखा हो कि कैपेसिटी हमारा बार्ज के इतना होएगा तो झेल भी सकते हैं। अभी ना कम हो गया तो क्या करेगा, अभी हमारा तो सब चीज़ गया ना। वो तो सामान तो सब चला गया, लेकिन जान बच गई। आपके घर वालों से बात हो गई? हाँ, हो गया। सब खुश होंगे? सब ठीक हो गया। ये उन खुशनसीबों में है जो कि जिन्हें बचा लिया गया है और ये यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर इनकी दवा की गई है, इलाज किया गया है और ये अपना अनुभव बता रहे हैं। और ये खास बात है कि बता रहे हैं कि कल शाम 5 बजे जान बचाने के लिए जब डूबना शुरू हो गया था, तब ये लोग कूद गए थे। रात भर लाइफ जैकेट में ये समंदर में ही रहे, एक उम्मीद का तारा जो टिमटिमा रहा था उसी के सहारे। और आखिर जब आज सुबह पौ फटी, तब नौसेना का हेलीकॉप्टर आया और उसने एयरलिफ्ट करके उन्हें यहाँ पर लाया गया है निसिकरा पे। अब ये खुद को खुशनसीब और सुरक्षित मान रहे हैं। लेकिन गम है कि अभी बहुत से इनके साथी हैं जिनको बचाना अभी बाकी है, और उनके इंतज़ार में, उनके गम में जो खुशी है फिर भी दबा के बैठे हैं, क्योंकि बहुत से साथियों को खोने का भी इन्हें फिलहाल डर सता रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। ताउते तूफान जमीन पर जाकर भले ही गुजरात में टकराया, यानी वहां लैंडफॉल हुआ, लेकिन सोमवार को जाते समय वो मुंबई और आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान कर गया। कल पूरे दिन और रात तेज हवा और बारिश की वजह से यहां पर सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं, लाइट के खंभे गिरे हैं, लोहे के बैरिकेड उल्टे हो गए, 1-2 जगहों पर होर्डिंग गिरी। इन हादसों की वजह से मुंबई में शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि ज्यादातर पेड़ गाड़ियों पर गिरे हैं। तो मुंबई के कई इलाकों में तूफान की वजह से पेड़ गिरे हैं, और ऐसी ही एक घटना मुंबई के विक्रोली इलाके में हुई। और यहां पर CCTV कैमरा जो लगा था उसने इन तस्वीरों को कैद किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पेड़, बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, नीचे चल रही महिला बाल बाल बचती हैं। वो छाता लेकर जो महिला जा रही है, ठीक जैसे ही वो क्रॉस करती है वहां पे एक बड़ा सा पेड़ गिरता है। CCTV में कैद हुई है ये तस्वीर कि कैसे इस बड़े पेड़ के गिरने से फौरन पहले वो महिला यहां से निकली है और वो बाल बाल बची।
देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज 9 राज्यों के 46 जिला कलेक्टर और चंडीगढ़ के प्रशासक से बातचीत की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एक जिला जीतता है तभी देश भी जीतता है। पीएम मोदी की जिलाधिकारियों को इस जंग का फील्ड कमांडर बताते हुए उन्होंने कहा कि इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन, अग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में कितने बेड उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से मिलने पर लोगों को सहूलियत होती है। इसी तरह कालाबाजारी पर लगाम हो और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तेजी से बदलती परिस्थितियों के कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है।